वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जी हां, बीपीएससी के रिगार्डिंग ये मॉक टेस्ट। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनअकैडमी बीपीएससी पे, तो आप इसका लर्निंग ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने से आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लासेस इसके रिगार्डिंग, इनफैक्ट जो 65th के मेंस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी यह तैयारी हो रही है। तो अगर आप अभी से ही मेंस की तैयारी करेंगे, सपोज मान लीजिए आप 66 के लिए तैयार हैं, लेकिन मेंस की तैयारी करते चलिए, क्योंकि जो छात्र मेंस की तैयारी नहीं करेगा, प्रीलिम्स तो चलो यार निकलने के बाद करेगा क्या, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करने जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, तो मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, जो कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सारी चीजें डिटेल में दी जाएंगी। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। ये अनअकैडमी बीपीएससी के लिए स्पेशल जो चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें हर पल की अपडेट और कुछ फ्री क्लासेस के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूँ ये मॉक टेस्ट। इसके अलावा सुबह के 4 बजे अगर आप लोग उठते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, 4 बजे का ये करंट अफेयर डेली बेसिस के ऊपर आपको दिए जा रहे हैं, और एंड ऑफ मंथ में जैसे कि 30 मई, 30 जून, इन सभी दिनों में ये पूरे मंथ का करंट अफेयर भी आपको शेयर किया जाता है। तो वो वीडियोस भी जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो नहीं बोल दिया गया है, ध्यान से आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है। आइए, बिल्कुल देखिए, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखना ये अपवर्तन का कारण है। जी हाँ, उसका परिणाम है, ये तो सही बात है। लेकिन रात में तारों का टिमटिमाहट भी ये अपवर्तन का परिणाम है। लेकिन सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो आंसर आप क्या करेंगे? सी कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि इसका परिणाम में नहीं आता है। और सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई नहीं देने पड़ता, तो ये भी अपवर्तन का ही कारण है। ठीक है, तो ये 3 तो है, लेकिन सी जो है ये परिणाम का कारण नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। एसिटिलीन या इथाइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है C2H2, जो कि गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, तो इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए हमने किस संतुलित रासायनिक का उपयोग करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जब भी जलेगा C2H2, ये ध्यान रखेंगे, C2H2, सॉरी यहाँ पे इसको हटा दो। C2H2 जब भी ये जलेंगे, तो अपने 5 अणुओं के ऑक्सीजन के साथ ये होंगे प्रतिक्रिया, जिसमें कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जल की मात्रा ये यहाँ पे क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण में आगे निकालेंगे। तो ये सारी जो है फॉर्मूले हैं इसके, तो आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक, एक्चुअली ये हाइड्रोलिक है, सॉरी, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स ए, पास्कल के नियम का सिद्धांत का हम लोग उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसका उपयोग होता है? तो पास्कल के नियम का उपयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। बीमा MLT⁻⁻2 के अनुरूप कौन है? चलिए यहाँ पे आंसर करेंगे। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, ये क्या होता है दोस्तों? फोर्स है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आज के सिनारियो में आज हमने 70 प्रश्न रखे हैं, तो आंसर सोच समझ के कीजिएगा। और 70 में कट ऑफ जो है ये कम से कम आपका 40 का होने वाला है। तो आप 40 उत्तर सही करके दिख लाइए, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और गलत आंसर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे। तो लास्ट में कैलकुलेट करके जरूर बताइएगा कि कितने उत्तर सही हो रहे हैं। आइए, क्या गठित होने पर सहज परिवर्तन होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, इज द राइट आंसर। मुक्त ऊर्जा की कमी, नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, युग्मों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे रसायन दिए हुए हैं कुछ और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, तो आप भी यहाँ पे इसको मिलाएं और जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए देखिए, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों?
जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, जिप्सम का क्या होता है, देखिए आंसर आ ही गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ ए पे हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो जिप्सम का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, याद रखिएगा CaSO4 2H2O। और विरंजक चूर्ण का हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ, जी हाँ नोट कर सकते हैं, CaOCl2। और बुझा चूना का क्या हो जाएगा, तो CaOOH2, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से ये मैच हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे। जब जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, वो किसके चलते होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, गति के जड़त्व के नियम के अनुसार। ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण का संख्या क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, 0 होता है दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? जी हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। और आपको बता दें कि आयरन ऑक्साइड का सबसे बनाना जो है लोहे में जंग लगना, यानी कि एक यह क्या है, तो ऑक्साइड को जंग लगना कहते हैं, इसको रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे बी कर लीजिएगा, विद्युत और रसायन परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, जब लोहा ऑक्सीजन तथा पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड, जी हाँ, बन जाता है। और ये आयरन हाइड्रोक्साइड जो होता है सूखने के बाद क्या बनता है, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व का किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स डी, अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का। नोट कर सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है। चलिए आंसर करेंगे, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए नहीं बोला गया है, तो इसका आंसर कीजिएगा, इट्स सी, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। नहीं, वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? जी हाँ, नहीं किया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा को विघटित यानी कि भंग नहीं किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? आंसर करेंगे, इट्स बी, संसद। लेकिन संसद भी तब इसको हटाएगा जब यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाएगा, और उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है इनके पद से, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इट्स सी, आर्टिकल 356। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, राष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 356 जी हाँ जरूर है दोस्तों, नोट करेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के लोकसभा के गठन और उसके विलय का अधिकार, बिल्कुल आंसर करेंगे, राष्ट्रपति को है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट 17, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। क्वेश्चन आ चुका है ये बीपीएससी में, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके मोस्टली जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर करेंगे ए दोस्तों, प्रस्तावना में।
जी हाँ, क्या करेंगे आंसर ए प्रस्तावना में। ये जो है भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में ये और आदर्शों को झलकाती है यह संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 218, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अगर हम लोग जानते हैं, है ना, 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में करीब 22 ऐसे भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। और इसके बाद कोंकणी, यह लिख लीजिएगा, कोंकणी, और उसके बाद मणिपुरी ये भी लिख लीजिए, और नेपाली ये भी लिख लीजिए। और साथ में दोस्तों ये 1922 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट्स डी। इनमें से कोई नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, टोटल 22 है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है ये, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी क्या है, तो आंसर करेंगे इट्स सी। जी हाँ, भारतीय संविधान सरकारी भाषा होगी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें तो लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को, ये याद रखिएगा डेट, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, 14 सितंबर 1949 को, ये लिख लीजिए अगर आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, तो हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार है। और संविधान की धारा 343(1) में कितनी, तो 341 में दोस्तों ये वर्णित है, ये इसको स्वीकार किया गया है कि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। संघ की सरकारी भाषा क्या होगी, हिंदी तो होगी, लेकिन जो लिपि होगी वो क्या होगी, तो देवनागरी होगी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में भी। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय अंकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में अर्थात 1, 2, 3 में इसको वर्णन भी किया गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग क्या है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है ये, जिसका गठन जो है दोस्तों भारत के स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से विभिन्न रूपों में किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी सन 1950 में। ठीक है, सन 1950 में कब की गई थी, तो 25 जनवरी को। तो हर साल दोस्तों 25 जनवरी को हम लोग यहाँ इलेक्शन कमीशन डे भी मनाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर क्या कर लीजिएगा, इट्स बी, संवैधानिक संस्था है ये। जी हाँ, चुनाव आयोग कब हुआ है, 1950 में इसका गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, भारत में निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कौन करता है? भारत में निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कौन करता है, किसके लिए चुनाव करता है, तो ये याद रखेंगे, इट्स डी, संसद के लिए करता है, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए और उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत था, उसके बाद ये आयरलैंड से हमारा लिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन जो संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ इसको लिख लिया करें। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता है, नहीं जा सकता है। यह समाज की भलाई के लिए उपयोगी है और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता भी मानी जाती है। आंसर सी कर लेंगे, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य है मेन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 85 नोट कर सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे उसको अधिवेशन में आहूत करेगा। ठीक है, आंसर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, इट्स अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 24, भारत में संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संशोधन यानी कि 42 जो है 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? ये नहीं बोल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपको क्या बताना है दोस्तों,
भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसे संविधान जो है 42वें संशोधन में ये नहीं डाला था, जो कि 1976 में किया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी। यहाँ नोट कर सकते हैं सी, यानी कि गरिमा को इज द राइट आंसर नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है उपबंध भाई 370 में? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए, जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों को। तो अब ये दोस्तों जी हाँ हटा दिया जा चुका है। आपको बता दें कि 370 धारा एक अस्थायी प्रबंध के जरिए जम्मू कश्मीर और उसको एक विशेष स्वायत्ता और वाला राज्य बनाता था, लेकिन इसे अब जी हाँ 370 धारा को हटा के इसको दो प्रदेशों में, जो केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और एक बना है लद्दाख। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो कि अब यहाँ पे ये अलग हो चुका है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अजंता के अनेक चित्र किसके शासन काल में बनाए गए थे? बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स ए, गुप्त के काल में, ठीक है। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स ए, गुप्त के काल में। नोट कर सकते हैं जी हाँ, अजंता के अनेक चित्र किसके शासन काल में बनाए गए थे? तो आंसर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आंसर होगा इट्स ए, गुप्त के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद क्या है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर देना आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उपनिषद जो है दोस्तों हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, ठीक है। ये हिंदू धर्म का क्या है, तो ये श्रुति ग्रंथ है। लेकिन जो इस ग्रंथ में हमने देखा कि परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा तथा आत्मा, इन सब के बारे में चर्चा की गई और स्वभाव और संबंध को लेकर दार्शनिक तथा ज्ञानपूर्वक वर्णन भी किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्ति करने वाला है और उपनिषदों की ये मूल शिक्षा करता है, ठीक है, मूल शिक्षा का प्रदान करता है। यानी कि आंसर क्या करेंगे, सी, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला ये दार्शनिक सिद्धांत है उपनिषद, ठीक है। मनुष्य है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ है? चूंकि देखिए वितस्ता का युद्ध जो है दोस्तों किन किन शासकों के बीच हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये लिखिएगा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो राजा पोरस था, है ना, और वो मकदूनिया, जो कि यूनान के राजा सिकंदर और अलेक्जेंडर, जी हाँ अलेक्जेंडर के मध्य ये लड़ा गया था। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29। आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आज भी बहुत ज्यादा है और आज के क्वेश्चन सिनेरियो में 70 क्वेश्चन है, इसलिए जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आज 70 क्वेश्चन करके जाएंगे यहाँ पे, जी हाँ। और आउट ऑफ 70 40 मैंने यहाँ पे कटअप रखा है, तो आंसर 70 में 40 जरूर सही कीजिएगा। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, पेशा। जी हाँ, आर्यों का वर्ण व्यवस्था क्या था आधार उनका, तो पेशा था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल देखिए याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, भाब्रू स्तंभ में। जी हाँ नोट कर सकते हैं, और बिहार से संबंधित है ये, जी हाँ नोट कर सकते हैं, सवाल जो है बिहार स्पेशल है, याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31। वास्को द गामा कालीकट कब पहुंचा? तो आज बता दें दोस्तों कि ये समय है दोस्तों 1498 का, और 8 जुलाई 1497 में, 8 जुलाई, जी हाँ 8 जुलाई 1497 में ये क्या हुआ, तो पुर्तगाली नाविकों का वास्को डी गामा भारत की खोज करने निकला था, और 20 मई को ही, ठीक है, 20 मई 1498 को, यानी कि लगभग इसको 1 साल लग गए थे आने में। और ये केरल के, ये जो कालीकट है दोस्तों, है ना, केरल का क्षेत्र है, और कालीकट के जिसको हम लोग कापड़ गांव के नाम से जान रहे हैं आजकल, यही से कुछ दूरी कोची में वास्को की कब्र भी है। तो ये आया दोस्तों कोझीकोड झील से, यहाँ कोझीकोड झील के जिले से आया। तो यहाँ से ध्यान रखिए, जो कि कालीकट से फेमस है, और ये इसको आने में भारत 1 साल लगभग लग गया था दोस्तों।
भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, लोधी वंश का शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी, नोट कर सकते हैं। और ये इसका अंतिम शासक था दोस्तों, ये आखिरी शासक पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ बता दें कि ये अफगान वंश का था, जिसने कि दिल्ली सल्तनत में करीब 1451 में, है ना, और लेकर 1526 तक शासन किया। उसके बाद इसके ऊपर आक्रमण किया गया बाबर के जरिए, और बाबर जो था फिर मुगल वंश का ये यह नींव डाली यहाँ पे 1526 में। तो यह दिल्ली के जो सल्तनत का आखिरी वंश भी था, ये कहा जाता है लोधी वंश का, यह इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। भारत ने अगर अंग्रेजों की बात करें दोस्तों, तो बनवाया गया था पहला किला, यह चेन्नई का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है दोस्तों, सेंट जॉर्ज फोर्ट, नोट कर सकते हैं दोस्तों। आंसर यहाँ पे कीजिएगा सी मद्रास, जो कि आजकल इसको चेन्नई कहा जा रहा है, और ये है दोस्तों सेंट जॉर्ज फोर्ट, लिख दीजिएगा यहाँ पे, इट्स सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला किला था जो कि अंग्रेजों की तरफ बनाया गया था 1640 ईस्वी में, याद रहेगा। और में ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रांसिस डे ने इसको बनवाया था। यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार जमा लिया था? चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट। आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, हशमुद्दीन इवाज खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और इसका आंसर आपको मैं बता भी चुका हूं पहले बहुत बार। इसका आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड बेंटिक इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी आंसर करेंगे यहाँ पे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यार। और आज का जो सेट है वो 72 का है, 70 का है, तो आंसर यहाँ पे करके जाइएगा, पूरा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं जो भी लेकर अभी तक 35 तक जिनने ज्वाइन किया है, कितने उत्तर सही हुए हैं अभी तक, ये भी कैलकुलेट करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेट करके आपको बताना है कि कितने उत्तर सही हुए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, तो कह सकते हैं इट्स सी 1885 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरुआत की थी? मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, ऐसी आजादी जिससे कि प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत जो है वाली अस्थायी सरकार और मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने की आश्वासन देते रहते हैं। और ये 1946 में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 1946 में इसकी पूर्ति की गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना को अलग कर दिया था। इस आंदोलन को जो शुरू में ही छेड़ दिया गया था वो कब था, तो 1940 में। जी हाँ, ये 1940 में लगी थी आग, और 1946 में ये क्या हुआ दोस्तों, तो इस पे अमल किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। पंचशील किस वर्ष की, जी हाँ, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? आंसर करेंगे इट्स अ बी 1954 ईस्वी में, नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही फेमस है। और याद रखिएगा दोस्तों, पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया, तो 1954 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह गवर्नर जनरल जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी भी दी थी, आंसर करेंगे यहाँ पे जल्दी से फटाफट, बिल्कुल इट्स अ सी, लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40।
दोस्तों 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? 1763 में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी, नवाब मीर कासिम ने। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम ने। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स बी, 180 डिग्री ग्रीनविच से। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में करीब 8 ऐसे राज्य हैं जहां से ये रेखा होकर गुजरती है। और अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच करीब 180 डिग्री यमोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। और इस रेखा पर स्थित जो है तिथि जो है वो परिवर्तन होती है। इस रेखा में हम बात करें दोस्तों 1884 में वाशिंगटन में संपन्न किया गया था एक सम्मेलन भी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा समानांतर है? जी हाँ, दो देशांतर के बीच की रेखा को हम लोग भी कहते हैं दोस्तों, इट्स अक्षांश रेखा। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर ए हो जाएगा, जिसके बीच की रेखा समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी, जीवाश्म की प्राप्ति अग्नि चट्टानों से नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, यही यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। यह अग्नि चट्टानें लावा में जमने से भी बनती है और जीवाश्म की प्रति परत दर परत अवसादी चट्टाने का निर्माण भी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों बिहार में कितने देशांतर तक स्थित है? चूंकि हमारा जो बिहार है वो भारत में अगर देखें तो हमारा उत्तर पूर्व का क्षेत्र है। जी हाँ, यहाँ पे स्थित है। और बिहार का जो भौगोलिक स्थिति देखें दोस्तों तो 24 डिग्री, जी हाँ 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड की ये, और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 के उत्तरी अक्षांश पर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया देशांतर। ठीक है, तो देशांतर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के पूर्वी देशांतर तक है। आंसर क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों यहाँ की मुख्य भाषाएं, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो अगर भौगोलिक बातें होंगी तो भाषा भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यह हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका, अंगिका तथा संथाली भी बोली जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों गंगा नदी बिहार में किस जिले से होकर प्रवाह करती है? तो बिहार का क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, इट्स सी, बक्सर। क्योंकि बक्सर का जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है बक्सर का क्षेत्र, बक्सर जिले का। ये पहले भोजपुर के क्षेत्र होते थे, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद भोजपुर जिले का ये जिला बक्सर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। दोस्तों अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ठंडा जगह भी दर्ज किया गया है। और दक्षिण ध्रुव जो है दोस्तों, साउथ पोल जिसे कहते हैं, ये पृथ्वी के सुदूर दक्षिण हिस्से से स्थित है। यह स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, कौन से जिले में? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स सी, जमुई और गया, दोनों ही जिलों में यह मैग्नेटाइट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 48। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? क्योंकि अहमदाबाद जो है दोस्तों गुजरात का क्षेत्र है, आपको पता है। और जो गुजरात का क्षेत्र के पास कौन सा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखेंगे, इट्स डी, दमन और द्वीप, जहां पे ये जो है पाया जाता है द्वीप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, सिक्किम में है दोस्तों। नोट कर सकते हैं, नाथुला दर्रा
सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम से जब सवाल आए हैं, देखिए क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा चेंज कीजिएगा यहाँ पे, तो सिक्किम के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए और यहाँ के कैपिटल का नाम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, नोट कर सकते हैं। और सिक्किम की गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये सिक्किम का कैपिटल, बिल्कुल गंगटोक। तो यहाँ पे बहुत आसानी से याद किया सकता है, गंगटोक, गंगा प्रसाद जो गवर्नर हो गए, ठीक है, और प्रेम हो गया उनसे, ठीक है, तो प्रेम सिंह तमांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर है? निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है? बिल्कुल नहीं बोला गया है, तो आंसर कीजिएगा तांबा, ठीक है, याद रखिएगा तांबे के लिए किसी पर आत्मनिर्भर नहीं है। दोस्तों भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं होती है, शुरू नहीं होती है? तो देखिए मैं नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वाईटी एजुकेशन में भी दे चुका हूँ, आप लोग वहां से देखें जरूर जाएं तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कुछ इस तरह से हमारा जो है भारत का क्षेत्र है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से भारत का नक्शा बनेगा। और यहाँ बात हो रही है पश्चिमी घाटों की, तो पश्चिमी घाट हमारा ये है, क्योंकि ये जो है हमारा जो है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। तो ये वेस्ट वाले जो पार्ट है यहाँ पे, ये सारे पश्चिमी घाट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं शुरू होती है? आंसर कीजिएगा, इट्स सी, महानदी, ठीक है। ये उड़ीसा की नदी है, याद रखेंगे दोस्तों, महानदी, जो कि हमारा पूर्वी क्षेत्र होता है, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है ये। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए जल विद्युत ऊर्जा, नोट कर सकते हैं। और चूंकि देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा की, तो इसकी आपूर्ति की जाती है पूरे विश्व भर में। अगर भारत की बात करें तो सब तीसरे नंबर का ये देश है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, अरावली पर्वत जो है भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, और पर्वतमाला और भारत की भौगोलिक संरचना में इसको जाना गया है। अरावली पर्वत जो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे प्राचीन पर्वत भी होती है, यहाँ पे आंसर डी हो यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दोनों भागों में ये बांटती है राजस्थान को। अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है सिरोही जिले में, ये गुरु शिखर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, कृष्णा बेसिन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कृष्णा नदी का बेसिन बनता है। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? देखिए ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आंसर ए हो जाएगा, बराकर। ये जो नदी है दोस्तों, ये तिलैया बांध को दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया जाता है, और इसका पहला बांध है, और ये इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1953 में, ठीक है। और इसके मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इसको बनाया गया था। और यहाँ पे एक जल विद्युत स्टेशन भी है, और एक संकरी नदी भी है, जो कि बांध के चारों ओर सुंदर दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षित भी करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो तिलैया बराकर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में आता है, ये ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल से सब सवाल आया है, तो यहाँ के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है, ठीक है। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कलकत्ता यहाँ की राजधानी होती है। और तिलैया डैम दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के भी क्षेत्र में है स्थित, ठीक है। बहुत बड़ा ये डैम है, जो कि 1953 में ये बनाया गया था दोस्तों। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी का वाव स्थित है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रानी का वाव जो है दोस्तों बता दें कि भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। और बावड़ी, जिसको हम लोग सीढ़ीदार कुआं कहते हैं, जी हाँ, इस चित्र को अगर आप
देखिएगा कुछ इस तरह से समझिएगा, ये कुआं है और इस कुएं में है ना सीढ़ी बना हुआ है नीचे जाने के लिए ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये दीवालों के सहारे सीढ़ी नुमा बना हुआ है। और ये चित्र जो है दोस्तों बता दें आपको कि करीब 100 रुपए के नोट पर चित्र किया गया है इसका आवरण, ठीक है। किसका? तो सीढ़ीदार कुएं का, बावड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे। आंसर कीजिएगा दोस्तों, पाटन गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, VLSI का फुल फॉर्म क्या है? VLSI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे। इट्स ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ, कंप्यूटर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंप्यूटर भंडार का आकार है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स डी 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ओलंपिक 2020 का मेजबान देश कौन है? ओलंपिक 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2020 में तो ये होना नहीं वाला है, लेकिन कौन करता? तो ये जापान में होने वाला था दोस्तों, टोक्यो में, जिसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जो है और IPC जो कि पैरालंपिक समिति है, टोक्यो 2020 में ये आयोजन करने जा रही थी। और मेट्रोपॉलिटन सरकार द्वारा, जापान सरकार के द्वारा 2021 में यह ओलंपियाड के खेलों के लिए नई तारीख भी यहाँ पे व्यक्त की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व प्रयोग के लिए कुल कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा, इट्स बी। जी हाँ, अंडू कहते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी आप काम कर चुके हैं और उसको खत्म करना है तो अंडू दबा दीजिए, कंट्रोल CTR+Y, ठीक है, ये सॉरी जेड है ना, कंट्रोल जेड, ये हो जाएगा अंडू। और कंट्रोल Y कर देंगे अगर यहाँ पे तो ये जगह रीडो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? तो आंसर करेंगे दोस्तों ए, दमन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला है जो कि एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में शामिल हुई है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में ये शामिल हुई है दोस्तों, आंसर ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ से डी, संस्कृत में लिखा गया है। और वंदे मातरम जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, दोस्तों इसरो के वाणिज्यिक और विपणन शाखा कहाँ है? याद रखेंगे, इट्स ए, एंट्रिक्स निगम लिमिटेड है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों इसरो से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर देखिए पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर है जो कि प्रकाश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहन कर सकता है और वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, आंसर क्या करेंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरणीय कानून पारित किया था दोस्तों। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण को सम्मेलन के लिए निर्णय करने का लागू करना। आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स बी, 1986 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, दोस्तों महाबोधि मंदिर परिसर में जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है वो कौन है? बिल्कुल महाबोधि मंदिर स्थित है दोस्तों बिहार में, जिला है गया, याद रखिएगा, बोध गया के नाम से ये जगह जाना जाता है, आंसर ए कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, दोस्तों वर्ष 2004 में नासा ने किसके अध्ययन करते हुए मैसेंजर अंतरिक्ष यान का लॉन्च किया था? मैसेंजर जो है ये किसके नाम से लॉन्च किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे, इट्स डी, बुद्ध के लिए, ठीक है, बुद्ध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर जो है ये एक अंतरिक्ष यान शुरू किया गया था 2004 में ही। क्वेश्चन नंबर 69, दोस्तों
किसमें स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर, यूएसए। दोस्तों यूएसए से सवाल जुड़ा है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, याद रखिएगा। यहाँ वाशिंगटन डीसी जो है इसका कैपिटल सिटी है, ठीक है। और करेंसी यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 70, विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, उनके नाम समान हो लेकिन फाइल टाइप जो है वो समान हो सकते हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों तो आज के सिनारियो में यहाँ पे हमने देखे कुल 70 प्रश्न। 70 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए, ये यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके भी हमें जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।